नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेस में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे और 1857 की जो क्रांति होती है, जिसे हम 1857 के विद्रोह के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे और इसको एक दो पार्ट में हम लेके आएंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात किया जाए कि जो 1857 की क्रांति हुआ था यानी विद्रोह हुआ था, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन। क्लियर? कौन थे? पामस्टन। और भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, अर्थात ब्रिटेन में पामस्टन और उस समय भारत में लॉर्ड कैनिंग थे। कहा जाए कि कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। क्लियर? अब इसमें बात किया जाए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब देखिए, इसमें जो बात करें तो विद्रोह जब हुआ था उस समय कंपनी का जो सेनापति था वो था जॉर्ज एनिसन, और जब विद्रोह समाप्त हुआ था उसके बाद कंपनी का जो सेनापति नियुक्त हुआ था वो था कॉलिन कैंपबेल। और विद्रोह के समय भारत के जो सम्राट थे यानी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये पॉइंट है। अर्थात कहा जाए कि ब्रिटेन में पामस्टन प्रधानमंत्री, भारत में लॉर्ड कैनिंग, सेनापति जॉर्ज एनिसन और विद्रोह के बाद कॉलिन कैंपबेल मुख्य सेनापति नियुक्त होते हैं। और भारत में जो सम्राट होते हैं वो होते हैं बहादुर शाह जफर। अब बात किया जाए कि इस विद्रोह का कारण क्या था, किस कारण से यह विद्रोह होता है। भाई कोई ना कोई तो कारण हुए होंगे ना, तभी तो ये विद्रोह हुए होंगे। तो इनके जो कारण हैं, ये कारण है राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और बहुत से कारण होते हैं। जिन कारणों के कारण यह विद्रोह क्या होता है, उपटता है या इसकी उपज होती है। अब बात करें कि राजनीतिक कारण क्या है, किस कारण से यह विद्रोह होता है। तो अगर पहले पॉइंट में बात करें तो 1803 में जो मुगल सम्राट थे वो ब्रिटेन के संरक्षण में आ गए। ठीक है, किसके संरक्षण में? ब्रिटेन यानी ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी मुगल सम्राट के मान मर्यादा बने हुए थे। ठीक है, अब जब मान मर्यादा बने हुए थे इनके, मुगल सम्राट के, तो मुगल सम्राट गवर्नर जनरल को प्रिय पुत्र या वफादार नौकर कहकर संबोधित किया करते थे। ठीक है, हम कहते हैं कि 1803 में जो मुगल सम्राट थे वो ब्रिटिश संरक्षण में आ जाते हैं। जब ब्रिटिश संरक्षण में आते हैं उसके बावजूद भी इनकी जो मान मर्यादा है, इज्जत है, प्रतिष्ठा, उस प्रतिष्ठा में कमी नहीं की जाती है। ठीक है, और इनके सामने जो गवर्नर जनरल होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इस कारण ये गवर्नर जनरल को प्रियपुत्र बोलते हैं या वफादार नौकर बोलते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल आते हैं एम स्टर्ड। अब एम स्टर्ड क्या कहते हैं इन मुगल सम्राट से कि जो आपकी बादशाहत है ये बादशाहत नाम मात्र की है। ठीक है, अब इनके दरबार में क्या होता था कि एक रेजिडेंट रख दिया जाता था, ब्रिटिश रेजिडेंट। अब रेजिडेंट इनके दरबार में रहते थे और जब इनके दरबार लगते थे तो दरबार लगते समय लोग सम्मान में नजर पेश करते थे, अर्थात खड़े हो जाया करते थे। और ब्रिटिश रेजिडेंट भी क्या होता था कि इनके दरबार में खड़े हो जाया करते थे। लेकिन अब जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे अब नजर देते समय खड़े होने से इनकार कर दिए। ठीक है, अर्थात इनकी मान प्रतिष्ठा में क्या होती है? कमी आती है। क्लियर? अब आते हैं, बात आगे करते हैं इसी की, देखते रह जाइएगा। सैनिक विद्रोह की ही बात करते हैं।
अब इस सैनिक विद्रोह में बात किया जाए तो जो गवर्नर जनरल ऑकलैंड होते हैं वो कहते हैं इस मुगल बादशाह से कि आप अपने जो बादशाहत की दावे हैं और अधिकार इसको छोड़ दीजिए, और यहाँ तक कि जो ऑकलैंड होता है, जो दीवाने आम और दीवाने खास होती है, हम मुगल साम्राज्य जब पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे, उसको वो बंद कर देते हैं। लॉर्ड डलहौजी आते हैं और लॉर्ड डलहौजी इन्हें लाल किले से हटने के लिए कह देता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट को लाल किला छोड़ने के लिए कहता है। ठीक है, तो कौन था? डलहौजी। और कौन गवर्नर जनरल था जो इनके दीवाने आम और दीवाने खास इनके लिए बंद कर देता है? तो आप कहेंगे ऑकलैंड। अब ये तो हो गया मुगल बादशाह के कारण, जो राजनीतिक कारण थे। अब बेलेजली क्या करता है? सहायक संधि चालू करता है। आपको मैं बेलेजली के बारे में बता दूं कि 1799 के आसपास बेलेजली आता है। उस समय चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है और चतुर्थ मैसूर युद्ध में आपको पता है कि टीपू की मृत्यु हो जाती है। बेलेजली एक साम्राज्यवादी नीति का गवर्नर जनरल था। इसका मतलब होता है कि यह अपने साम्राज्य को फैलाने वाला था। इसने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए एक नीति अपनाई, जिस नीति का नाम था सहायक संधि। यह सहायक संधि बेलेजली लागू करता है। इसके तहत क्या करना है कि जो देसी रियासत हैं वो ब्रिटिश जो सरकार है उनके अधीन आ जाएंगे। उनकी रियासत उसी प्रकार रहेगी, बस कुछ अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास आ जाएंगी। और वो अधिकार क्या रहेंगे? वो अधिकार होंगे मिलिट्री, जैसे कि जो सेना होगी अब ब्रिटिश सरकार की होगी। मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो पैसे चलेंगे वो ब्रिटिश सरकार के चलेंगे। और यहाँ पे कम्युनिकेशन, यानी जो विदेशी यानी जो बाहरी संबंध होंगे आपके, वो क्या होंगे? ब्रिटिश सरकार के अनुसार आपके काम होंगे। ये बेलेजली की सहायक संधि थी। फिर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? एक नीति लाई थी जिसे हम कहते हैं राज्य हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था, यानी हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसके तहत एक नियम निकाला कि जो राजा है, देसी रियासत है, अगर उनका पुत्र है वही राजा बनेगा। अगर राजा का कोई पुत्र नहीं है और वो राजा किसी दत्तक पुत्र को गोद लेते हैं, यानी किसी पुत्र को गोद लेते हैं, तो वो क्या होगा? उनका राजा नहीं, उस राज्य का राजा नहीं बनेगा। वो जो राज्य होगा वो ब्रिटिश सरकार में मिल जाएंगी। तो ये जो सहायक संधि थी और डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी, यह नीति भी हमें बताती है 1857 के विद्रोह के बारे में। ठीक है, अब क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी एक और काम करता है। लॉर्ड डलहौजी 1856 में आउटरम की रिपोर्ट पर जो अवध के नवाब होते हैं वाजिद अली शाह, इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगा देता है और आरोप लगाकर इनको, वाजिद अली शाह को पद से हटा देता है और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। ये रही डलहौजी की एक और नीति। फिर आगे विद्रोह के कारण और बनते हैं, जो राजनीतिक कारण में हम पढ़ते हैं कि जो मराठा साम्राज्य में पेशवा आते हैं और अंतिम पेशवा होते हैं बाजी राव द्वितीय। इनके पुत्र होते हैं दत्तक पुत्र और उनका नाम होता है नाना साहब। नाना साहब का ये क्या करते हैं? ये पेंशन, सो ये पेशवा में लिखा हूं, यहाँ पे पेंशन, यहाँ पे हो जाएगा पेंशन बंद कर देते हैं। पेंशन बंद कर देते हैं और नाना साहब क्या करते हैं? इस पेंशन के लिए विद्रोह कर देते हैं। अब डलहौजी के समय में ही 1854 में अब जमींदारों की जो जागीरदारें होती हैं उनकी जांच करने के लिए एक कमीशन बैठाया जाता है। डलहौजी क्या करता है? देखता है कि जो जमींदार हैं इनको सही से जमींदारी नहीं देते हैं। ठीक है, तो डलहौजी 1854 में एक कमीशन बैठाता है, जिस कमीशन का नाम होता है इनाम कमीशन। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, कौन सा कमीशन होता है? इनाम कमीशन।
अब यह इनाम कमीशन डलहौजी 1854 में बैठाता है और इनाम कमीशन जो होता है ये इन जमींदारों के 35,000 जागीरों की जांच करता है और उनमें से लगभग 20,000 जागीर को जब्त कर लेता है। यह भी क्या होता है, विद्रोह का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गया राजनीतिक कारण। अब बात करते हैं आर्थिक कारण पर। ठीक है, अब देखिए आर्थिक कारण, आपको पता है कि आर्थिक कारण के अंतर्गत आप यहां पे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी व्यवस्था क्या किया जाता है, लागू कर दिया जाता है, जिससे सरकार क्या करती है, किसानों से टैक्स वसूलना चालू कर देती है और टैक्स इस रूप में वसूल करती है कि इससे किसानों का शोषण होता है। क्लियर? तो ये जो टैक्स के लिए स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त जो होती है, इसके कारण किसानों का जब शोषण होता है तो यह भी विद्रोह का एक कारण बनता है। ठीक है, अब क्या होता है कि सूखा आ जाने पर, बाढ़ आ जाने पर इनके कारण किसानों के फसल नष्ट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी किसान क्या करते हैं, महाजनों से कर्ज लेकर लगान अदा करते हैं। ठीक है, यानी इनको सूखा पड़े या बाढ़ पड़े उससे सरकार को कोई मतलब नहीं था, उनको लगान चाहिए तो लगान चाहिए। अब ये किसान लगान लेने के लिए महाजनों से कर्ज लेते थे और ये महाजनों के कर्ज के बोझ के तले दबते थे, जिसके कारण भी विद्रोह का एक कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया आर्थिक कारण। अब बात करते हैं सामाजिक धार्मिक कारण में। ठीक है, तो हमें पता है कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इस चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट दी जाती है और ये ईसाई मिशनरी भारत में इसलिए प्रवेश करते हैं कि जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भारतीयों के धर्म पे कुठाराघात करके इन भारतीयों को ईसाइयों में क्या करना, ईसाई धर्म में परिवर्तित कराना। यानी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश। ठीक है, अब देखिए एक कानून बनाया जाता है 1850 में। ठीक है, और यह 1850 का जो समय है लॉर्ड डलहौजी का समय है। इस कानून को कहते हैं लेक्स लोकी कानून, लेक्स लोकी कानून या धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ठीक है, ये बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। 1850 में लेक्स लोकी कानून अर्थात धार्मिक नियोक्ता अधिनियम क्या होता है, पारित किया जाता है और इस अधिनियम द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है उसे पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। अर्थात इस अधिनियम के तहत उनकी पैतृक संपत्ति लेने के अधिकार को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यह भी एक विद्रोह का कारण बनता है। देखिए कुछ सुधार भी होते हैं। 1856 में लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश करता है और आपको पता है कि हिंदू धर्म में विधवा पुनर्विवाह को एक प्रकार से पाप ही मान लिया जाता है और यह विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित होता है। इस कारण भी क्या होता है, यह सामाजिक धार्मिक कारण भी विद्रोह के कारण बनते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए, अब आगे हम बात करें तो अब आते हैं सैनिक विद्रोह पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि जो सैनिक विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह में जो भारतीय और यूरोपीय होते हैं सैनिक, इनका अनुपात जो होता है 5:1, यानी जहां पर 5 भारतीय होंगे वहां पर एक यूरोपीय सैनिक होगा। यह भी एक विद्रोह का कारण बनता है और साथ ही साथ इन भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता है कि आप किस नस्ल के हैं, इस आधार पर इनके साथ भेदभाव कर दिया जाता और साथ ही साथ
इनको कितना हो, आप कितने भी ज्यादा योग्य क्यों ना हो, लेकिन आप क्या होंगे, सूबेदार पद तक ही पहुंच सकते हैं, इससे अधिक पद पर नहीं पहुंचेंगे। यह भी एक मूल कारण बनता है। अब कहते हैं कि जो पहला सैनिक विद्रोह होता है, वो पहला सैनिक विद्रोह 1764 के बक्सर युद्ध में होता है। ठीक है, कब होता है? अब ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1764 के बक्सर युद्ध में। अब इस बक्सर युद्ध में हेक्टर मुनरो होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बंगाल के नवाब होते हैं मीर कासिम। ठीक है, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध होता है, और हेक्टर मुनरो के साथ जो भारतीय सेना होती है वो क्या होती है कि मीर कासिम से आके मिल जाती है। अब जब मीर कासिम से मिलती है तो यह भी एक प्रकार का बगावत होता है। इस कारण इन भारतीय सेनाओं पर मुकदमा चलाया जाता है, और मुकदमा चलाने के बाद इन 24, इनमें जो भारतीय सैनिक होते हैं, इन 24 सैनिकों को क्या किया जाता है, तोप से उड़ा दिया जाता है। अर्थात पहला जो आपको भारतीय सैनिक विद्रोह मिलेगा वो 1764 के बक्सर के युद्ध में मिलेगा। साथ ही साथ जो सैनिक विद्रोह में आता है धार्मिक विद्रोह, और इस धार्मिक विद्रोह में पहला धार्मिक विद्रोह होता है 1806 के बेल्लूर में। ठीक है, 1806 के बेल्लूर में पहला धार्मिक विद्रोह होता है। इस समय मद्रास के जो गवर्नर होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो 1833 में 33 में भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या कहते हैं कि जो सैनिक होंगे वो पगड़ी नहीं पहनेंगे, माथे पर तिलक नहीं लगाएंगे, कान में कुंडल नहीं पहनेंगे। इन सब के कारण क्या होते हैं कि ये सैनिक विद्रोह कर देते हैं, और जिसे इस बेल्लौर के विद्रोह को प्रथम धार्मिक विद्रोह कहा जाता है। दूसरा धार्मिक विद्रोह तब शुरुआत होता है जब बर्मा युद्ध 1824 में होता है। ठीक है, 1824 में बर्मा का युद्ध होता है। इस बर्मा के युद्ध में क्या होता है कि जो बर्मा के युद्ध में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट होती है, इनसे कहा जाता है कि आप बर्मा में जाओ और युद्ध करो। लेकिन ये सैनिक बर्मा में कब जाएंगे? समुद्र पार करके, म्यांमार जाना है। इनको क्या होना पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी में उतरना पड़ेगा और तब जाना पड़ेगा, यानी इनको समुद्र पार करना होगा। और हिंदुओं के लिए उस समय समुद्र पार करना एक प्रकार का पाप होता था। ठीक है, और आपको पता है कि पहली बार समुद्र पार करने वाले जो हिंदू थे वो राजा राम मोहन राय थे। ये कई बार प्रश्न आता है। तो ये जो दूसरा धार्मिक विद्रोह होता है 1824 के बर्मा युद्ध के दौरान, और बैरकपुर की जो 47वीं रेजिमेंट होती है वो समुद्र पार करने से मना कर देती है, जिस कारण क्या होता है, यह विद्रोह होता है। और विद्रोह जो होता है व्यापक रूप से होता है। ठीक है, और जिस कारण इन सैनिकों को क्या किया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, अब 1844 में फिरोजपुर की 64वीं रेजिमेंट होती है। ये दोगुना वेतन भत्ता को के विरोध में क्या करती हैं, विद्रोह शुरू कर देती हैं। ठीक है, 1844 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पुनः डाकघर अधिनियम पारित किया जाता है। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि डाकघर अधिनियम, ठीक है, कब पारित किया हुआ था या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित हुआ था। और यह जब डाक अधिनियम पारित किया जाता है तो कहा जाता है कि जो सैनिक हैं इनके निःशुल्क डाक जो सुविधा है वो अब समाप्त कर दी गई। यानी अब सैनिक जो हैं ये फ्री में अपनी जो डाक है, ठीक है, यानी अपने जो पत्र है ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेज सकते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही। कल हम इसके तत्कालिक कारण और अन्य बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।